हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो सेशन को शुरू कर रहा हूं और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोलता है दैट in the case of beam bending, the term m by ei represents। तो भैया देखो यहां पर सबसे पहली बात इक्वेशन क्या बनती थी, बेंडिंग इक्वेशन m by i is equals to be e by r is equals to be f by y। ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं f की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। f क्या होता था, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा y क्या होता था, दैट इज नथिंग बट दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा E क्या है, दैट इज द यंग्स मॉडुलस, ये हम लोग सभी जानते हैं ऑलरेडी, है ना, यंग्स मॉडुलस। इसी के अलावा सर ये R क्या है, R इज नथिंग बट दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्व, है ना। एंड I क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the neutral axis। and m क्या है, that is nothing but that is the bending moment। ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या देखने को मिलता है, दैट m बाय ई आई इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 1 बाय कैपिटल आर। मैंने पहले की दो टर्म्स को यहाँ पर कंसिडर किया है। अब देखिए m बाय ई आई ही आपको पूछा है कि ये क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू बी 1 बाय आर, और इसी 1 बाय आर को हम लोग बोलते हैं एज के, which is nothing but that is known as a radius of curvature। ठीक है, तो यहां पर कर्वेचर बुलाया जाता है उसको, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट। अच्छा इसी के अलावा अगर EI की बात करें तो EI इज नोन एज अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दैट इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, जो कि बताती है कि हमारा जो बीम है या फिर जो मेंबर है वो कितना ज्यादा बेंडिंग के लिए रिजिड है। ठीक है, जितना ज्यादा EI की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर बीम का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, बेंडिंग इक्वेशन डायरेक्टली पूछ ली गई थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इक्वेशन याद होगी तो ऑब्वियसली बात आप टिक कर पाओगे, और इक्वेशन सबको याद होती है। ऐसा कोई नमूना नहीं होगा जिसने सिलेबस कंप्लीट करा और ये इक्वेशन न पढ़ी हो। पढ़ी सभी ने, याद हो ना हो एक अलग बात है ना। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था कि भाई m बाई ई आई क्या होती, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर कर्वेचर। अभी ऑलरेडी बता चुका हूं दैट m बाई ई आई इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 1 बाय कैपिटल आर। ठीक है ना। अच्छा इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, 2011 का क्वेश्चन है कि भाई बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो देखो अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिख कर दिया था दैट एफ बाय वाई इज इक्वल्स टू बी एम बाय आई इज इक्वल्स टू बी ई बाय आर। यस और नो। यहां से अब देखते हैं इनको, ये पहले वाले दो पोर्शन को ले लेते हैं, इन दो पहली दो टर्म्स को ले लेते हैं। मुझे क्या पूछा, बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब एफ की वैल्यू पूछ रहा है। सो एफ इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी एम इंटू वाई बाय आई। लिख सकते हैं सिंपली ऐसे। कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें यहां पर दिख रहा हो आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये, इनको तो मैं खैर हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। हाँ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़े से अच्छे लेवल के हैं तो इनमें अपन टाइम ज्यादा देंगे, बट ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो अधिकतर स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी याद हो तो मैं बताऊंगा कैसे निकालना होता है। क्या बोल रहा है, टू बीम्स, वन ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव एन इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भैया सर्कुलर और स्क्वायर दोनों का एरिया बराबर बराबर है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एरिया ऑफ सर्कुलर, पहले तो ये लिख दिया है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। यस और नो। सो इसका मतलब मैं बी की वैल्यू को क्या लिख दूंगा, एज इक्वल टू बी और अंडर रूट ऑफ पाई इंटू डी बाय 2। लिख सकते हैं ऐसा,
पक्का? अच्छा, यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि कोई भी पर्टिकुलर बीम कितना ज्यादा स्ट्रेस या कितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर उठा सकती है। तो हमने इसके पहले ही एक फॉर्मूला देखा दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू बी, और एफ इज इक्वल्स टू बी क्या था, m इंटू वाई बाय आई, है ना। ये जो i बाय वाई है ना, इसको हम बोलते हैं एज द सेक्शन मॉड्यूलस। सो इसी को कई बार लिखा जाता है एज m बाय z, ठीक है, वेयर z इज नोन एज सेक्शन मॉड्यूलस, z इज नोन एज सेक्शन मॉड्यूलस। अच्छा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो आपको आई होप अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होता है इतनी बातें। अब यहां से ही अगर मैं f के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो उसके पहले मेरे को z की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये z की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर ये z की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये पक्की बात है स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिसका भी ज्यादा z होगा उसमें स्ट्रेसेस कम आएंगे, हाँ या ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, हाइयर इज z, हाइयर इज z, लोअर विल बी, लोअर will be bending stresses, yes और no। और इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जिसका भी z ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं z ऑफ योर सर्कुलर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, i बाय y, है ना। y मैक्स लिया जाता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्ट्रेसेस मिलेंगे एट द एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि यहां से भी दिखने को मिल रहा है क्या, इधर से देखो जरा, इधर से क्या देखने को मिल रहा है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो मैक्सिमम स्ट्रेस वही होगा ना जहां पर y की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर, है ना। अच्छा i की वैल्यू बताओ जरा पहले सर्कुलर सेक्शन के लिए, दैट इज पाई डी रेज़ टू पावर 4 बाय 64। y मैक्स की वैल्यू d बाय 2 होती है। सो z फॉर द सर्कुलर सेक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज पाई डी क्यूब बाय 32, ठीक। अच्छा इन द सेम वे अगर मैं आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द z फॉर स्क्वायर, आप सबको पता है i बाय y लिखूंगा, है ना, i बाय y। i की वैल्यू क्या लिख दूं, b रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज द वैल्यू ऑफ i, bd क्यूब बाय 12 लिखते हैं ना, b और d तो बराबर है यहाँ पर। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी b बाय 2। सो इसकी वैल्यू होगी b क्यूब बाय 6, ठीक है ना। अच्छा b क्यूब बाय 6 में एक काम करते हैं, ये b की वैल्यू को उठाकर पुट कर देते हैं। सो इधर लिख देता हूं रूट पाई इंटू डी बाय 2 का क्यूब बाय 6, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा, देखो जरा एक बार, पाई रूट पाई डी क्यूब बाय 48, ये हो गया 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 इंटू 6 इज 48। अब जरा चेक करके बताओ ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली नहीं सॉरी, ये वाली वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या देख सकते हो, पाई डी क्यूब तो कॉमन है ना, लेकिन रूट पाई बाय 48 दिख रहा है उसमें नीचे वाले में, और ऊपर वाले में सर्कुलर में दिख रहा है कि 32 दिख रहा है ना। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि भैया स्क्वायर वाले की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सो जिसके z की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर से क्रॉस सेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, विल बी स्ट्रॉन्गर। समझ में आ रही बात। चलिए इसी को यहां पर अगर देखे जा रहा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये आंसर, दैट ऑप्शन नंबर डी कि भैया जो स्क्वायर है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, है ना। मतलब सेम मटेरियल में, सेम वेट में, सेम एरिया में वो ज्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए कि भैया सर्कुलर स्ट्रांग ज्यादा होता है कि स्क्वायर, स्क्वायर ज्यादा स्ट्रांग होता है। चलो अगला देखते हैं। फॉर अ गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद इट्स टू साइड्स हॉरिजॉन्टल, दोनों साइड्स क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल है। एक तो ये वाला स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर बोल रहा है विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल, मतलब ये है अगर मान लीजिए डायगोनल तो डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। एक इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है हमारे स्क्वायर का, है ना। सो लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस यहाँ पर साइड लेंथ कितनी है, a है। तो अगेन जैसा मैंने अभी आपको बोला कि भी अगर मेरे को स्ट्रेंथ ही कंपेयर करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट m इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी f इंटू जेड।
जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है वो तो फिक्स होगा, लेकिन z की वैल्यू दोनों में ही अलग अलग होगी। मटेरियल अगर सेम है तो f की वैल्यू तो सेम है, z की वैल्यू अलग अलग होगी। सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। हाँ या ना? अच्छा, इस केस में मैं z1 निकालूंगा, इस केस के z को मैं z2 लिखूंगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ z1 क्या होगा। भाई सिंपली स्क्वायर का अगर मैं z निकालूंगा, तभी मैंने पढ़ा b⁴/12 डिवाइडेड बाय b/2, है ना। अच्छा, यहाँ पर b नहीं लिखा है, अपन ने लिखा है a, सो ये हो जाएगा a³/6। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, z1 की वैल्यू आ गई। अब ये बात आ जाती है कि सर ये डिस्टेंस क्या होगा। सो देखो ये हो जाएगा a√2, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लाइन जो यहाँ पर साइड है, ये पोर्शन क्या है a, और ये भी क्या है a। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात तो पक्की है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसके हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो सर हाइट की वैल्यू क्या होगी ये भी बता दो। दिस विल बी इक्वल टू बी a/√2। ठीक है, क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए z की वैल्यूज। सो z2 की वैल्यू बताओ चलो। सो दैट विल बी इक्वल टू बी i/y मैक्स। देखो ये हो गया y मैक्स, ये हो गया y मैक्स। y मैक्स की वैल्यू अपन ने पहले लिख दी, दैट इज a/√2, है ना। i की वैल्यू क्या होगी, तो भैया दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। कौन कौन से, देखो जरा। एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, पूरा पिंक कलर से हमने शेड कर दिया वो, और एक दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, देखो जरा, है ना। दोनों ट्रायंगल्स के लिए इसलिए पहले मैंने ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक ट्रायंगल के लिए, वो भी कहां, वो भी यहां न्यूट्रल एक्सिस पे। ओवरऑल स्क्वायर का न्यूट्रल एक्सिस लेना है ना। तो दैट विल बी द बेस ऑफ वन ट्रायंगल। क्या होती है वैल्यू, बेस ऑफ ट्रायंगल से जो पास करता है एक्सिस, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bh³/12, है ना। तो b की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है, दैट इज a√2, h की वैल्यू a/√2 क्यूब बाय 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय a/√2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके z2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी, और ये आ जाएगा a⁴/12 डिवाइडेड बाय a/√2 सॉरी। सो ये हो जाएगा a³ डिवाइडेड बाय 3√2। ठीक है, कौन सी वैल्यू ज्यादा, अब ये बताओ, z1 ज्यादा है या z2 ज्यादा है। देखो z1 में दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर में 6, और z2 में दिख रहा है 3 × √2। 3 × 2 बड़ा होगा कि 3 × √2 बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है सर, ये वाली टर्म छोटी है, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि z2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, z2 विल बी मोर। अच्छा खैर, वो मेरे को वो तो पूछा ही नहीं गया था, मुझे तो क्या पूछा है, सिंपली यहाँ पर रेशियो पूछा गया था, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा सर, z1/z2 पूछा गया है, ये हो गया a³/6, ये हो गया a³/3√2। सो इसको सॉल्व कर लेते, 3√2 डिवाइडेड बाय 6, है ना। सो दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी इक्वल्स टू बी और 1/√2। समझ में आ रही बात, बोलो हाँ या ना, आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था आंसर, आंसर भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक्चुअली पूरा डेरिवेशन पे बेस्ड है। फिलहाल डेरिवेशन तो अपन नहीं करेंगे, बट आपने ये वाली इक्वेशन जरूर पढ़ी थी, दैट d2y/dx² इज इक्वल्स टू बी m/ei, डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में। लेकिन जब ये इक्वेशन आप डिराइव करते हो, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पहले आती है एक इक्वेशन जिसमें आता है m/ei इज इक्वल्स टू बी d2y/dx² डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 3/2। पहले ये वाली टर्म रहती है डेरिवेशन के दौरान, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाली टर्म से ये टर्म पे फाइनली पहुंचते हैं। लेकिन ये पहुंचने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि ये dy/dx का जो स्क्वायर है वो बहुत छोटा होगा, एज्यूमिंग dy/dx का स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो अगर वो नेग्लिजिबल होगा तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसीलिए हमारी सेकंड यहाँ पर फाइनल इक्वेशन ये आती है जिसको हम लोग याद करते हैं। बट अभी फिलहाल वो इक्वेशन नहीं पूछी जो याद करते हो, यहाँ पर वो इक्वेशन पूछी है जो कि आपके डेरिवेशन का पार्ट है। तो अगर डेरिवेशन किया होगा तो क्वेश्चन बनेगा।
है ना। तो खैर चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पर आंसर मिल चुका होगा, कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, 2013 का है, दैट इन अ सेक्शन अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू। देखो, अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस के वेरिएशन की बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसा होता है, कुछ इस तरह का। पढ़ा है? अच्छा, पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा आई होप। नहीं पढ़ा होगा तो चलो मैं बता देता हूं, है ना। कुछ इस तरह से लिखते हो आप लोग, लिखते हो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो अगर मान लीजिए दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पे तो पक्की बात है स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, और जो वेरिएशन होगा कैसा होगा, वेरिएशन ऑफ अ सिग्मा विद वाई इज लीनियर, हाँ है ना। और इसी कारण से ये जो पर्टिकुलर ग्राफ दिख रहा है यहां पर, ये ग्राफ कैसा है, दिस इज लीनियर ग्राफ, ठीक है। जीरो वैल्यू कहां होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे होती है ना, स्ट्रेन की, ठीक है। सो स्ट्रेन जीरो मतलब स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो जीरो स्ट्रेन दिखने को मिलता है एट द न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर अगर कंप्रेसिव है तो नीचे टेंसाइल होगा, अगर ऊपर अगर टेंसाइल है तो नीचे कंप्रेसिव होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि भाई लोडिंग कैसी की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल सेम of same material, the beam that can carry maximum load in flexural is the one having maximum। भाई जैसा भी यहां पर मैंने आपको बोला, मैक्सिमम एम कब कैरी होगा, कैन बी कैरीड if z is if z is maximum, so that bending stress will be is under control। क्योंकि भैया अगर आप यहां पर बात कर रहे हो f की, तो f क्या होता है, m बाय z होता है। तो अगर आपने z को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर m बाय z का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। या अगर आप m को बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको z को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सेम स्ट्रेस पर ही आप ज्यादा लोड कैरी कर पाओ, ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कैरी कर पाओ। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम मटेरियल है, सेम लेंथ का बीम है, तो आपको ज्यादा लोड कैरी करना है, लिखा हुआ है मैक्सिमम लोड कैरी करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप z की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दोगे। और इसी z को क्या बुलाया जाता है, द z इज नोन एज सेक्शनल मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। क्या होता है ये, दिस इज आई बाय वाई मैक्स, ठीक है। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2014 का क्वेश्चन है, बोलता है सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें आपने क्या करा, यूडीएल लगा दिया ओवर द एंटायर लेंथ। भाई ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें अगर यूडीएल लगा दोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि सर हमारी जो बीम है वो कुछ इस तरह से बेंड होगी, हाँ या ना, इसी तरह से बेंड होगी क्योंकि लोड लग रहा है यहाँ पर। तो जो नीचे वाली जो हमारी लेयर है, इस लेयर में आता है टेंसाइल स्ट्रेसेस। क्यों दिख रहा है ना, वो तो क्या है, एक्सपैंड हो गई है। नीचे में क्या आ जाता है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं भाई मैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस कंट्रोल कर लूं, सो ऑब्वियसली बात है दिस शुड बी मिनिमम, यस और नो। और आपको सबको पता है F इज इक्वल्स टू बी m बाय m इंटू वाई बाय आई, हाँ या ना। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं भाई F जो टेंसाइल वाला है वो मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को y इन टेंशन विल बी मिनिमम, हाँ या ना। y इन टेंशन मतलब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, जो एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर है उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये बताओ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आती है, सेंट्रोइडल एक्सिस। फर्स्ट वाली डायग्राम का बताओ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी, दिस विल बी न्यूट्रल एक्सिस। टेंशन में बोल रहा हूं तो दिस इज वाई टी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में बताओ जरा, सेकेंड केस का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, क्योंकि ऊपर वाले में फ्लैंज दिख रहा है ना, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो यहां कहीं होगी। सो दिस विल बी द वाई टी, ज्यादा है ये तो, बल्कि और ज्यादा है,
है ना। इस वाले की बात करोगे तो इस वाले का जो न्यूट्रल एक्सिस है ये यहाँ कहीं होगा, है ना। सो दिस इज वाई टी। इस वाले का वाई टी ये डिस्टेंस होगा। किसमें वाई टी सबसे कम है? क्योंकि जिसमें सबसे कम वाई टी, इसका मतलब वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेसेस कम आएंगे टेंशन में, है ना। तो दिख गया साफ साफ, समझ में आ रही बात। कौन सा आंसर हो जाएगा सर? जिसके लिए y की वैल्यू मिनिमम हो जाए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप शायद क्लियरली समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बोलता है भैया सिंपली सपोर्टेड बीम है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, डायमीटर d है, लेंथ l है, कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड w एट द सेंटर ऑफ द बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें लग रहा है सेंटर पे पॉइंट लोड w। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? WL/4। ये तो आप लोगों को पहले भी मैंने सॉल्व करके दिया है, इवन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। सो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर से, WL/4 इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ द बीम की बात पूछ रहा है, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? जैसे मैंने अभी बात करी थी कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यस और नो, है ना। और जेड क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बी आई बाय वाई, हाँ या ना? ठीक है सर। अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की वैल्यू बताने जरा क्या होती है सर? डायमीटर दिया है, डायमीटर क्या दिया है, इसका मतलब सर्कुलर सेक्शन है ना, सर्कुलर लिखा भी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू? दैट इज पाई डी क्यूब बाय 32, यस और नो। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3। कौन सा आंसर आ गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है? पक्का है? समझ में आ रही बात? कर दे लॉक, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट। देखो क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई होता है, ना कि बेंडिंग मोमेंट, अपॉन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको कुछ और नहीं बोलते सर, सेक्शन मॉड्यूलस बुलाते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताओ जरा। सर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम ऑकर्स एट। भाई आई बीम हो या फिर कोई भी हो चलेगा, है ना। अगर आई बीम है, मान ले चले आई बीम में यहां पर बनाई देता हूं, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर आई बीम। तो सबसे पहले ये बताओ, इसका हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां होगा? दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैक्सिमम यहां पर y कहां आएगा? तो सर मैक्सिमम y यहां आएगा, या ये वाला होगा। सर ये जो भी पर्टिकुलर लेयर को पॉइंट आउट कर रहा है, इस लेयर को क्या बुलाते हैं? दिस इज योर एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर, एक्सट्रीम मोस्ट और आउटर मोस्ट फाइबर, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? मैक्सिमम स्ट्रेसेस एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर पे होते हैं, ये आप सबको पता है, यस और नो। तो क्या टिक कर दूं? आउटर मोस्ट फाइबर, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टू बीम्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट इफ वन हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड अदर हैज अ सर्कुलर। तो भैया कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? मैंने आपको अभी अभी ऑलरेडी बता दिया था कि भैया z ऑफ स्क्वायर विल बी मोर देन द z ऑफ सर्कुलर। देखा है ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, करा है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, सॉल्व इन प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम इज। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा होता है इन सभी में? तो देखो ज्यादा इकोनॉमिकल तब होगा जब उसके z की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। फॉर मोर इकोनॉमिकल, फॉर मोर इकोनॉमिकल क्या होना चाहिए? z शुड बी मोर, है ना। z ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या? i ज्यादा होना चाहिए और y की वैल्यू कम होनी चाहिए। सर i ज्यादा कब होगा? आप सबको पता है i क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ योर y स्क्वायर dA, हाँ है ना। यस और नो, यही होता है i। सर अगर कोई एरिया ज्यादा डिस्टेंस पर है,
किसी एलिमेंट का एरिया ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसके लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा आएगा, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ मोर एरिया इज, इफ मोर एरिया इज at more distance, at more distance from neutral axis, then I will be more, yes or no। बात समझ में आ रही है बात कि अगर सर y की वैल्यू, ये वाले y की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो ऑब्वियस सी बात है, पक्की बात है कि उस केस में यहाँ पर जो i की वैल्यू वो ज्यादा होगी। अब देखो अगर i सेक्शन की बात कर लूं तो i सेक्शन कुछ इस तरह का होता है, यहाँ है न्यूट्रल एक्सिस, ज्यादा एरिया जो है फ्लेंज का वो यहाँ है एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब यहाँ ज्यादा एरिया का ग्रेटर डिस्टेंस पर है, दैट मींस मोर विल बी द आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सर्कुलर की बात कर ले तो देखो सर्कुलर में क्या देखने मिल रहा है, ज्यादा एरिया कहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस के पास, दिख रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे जो विड्थ है वो ज्यादा होती है डायमीटर के बराबर, और जितना ज्यादा दूर जाते हैं उतना विड्थ क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। देखो यहाँ पर विड्थ इतनी ही है, एकदम एक्सट्रीमोस्ट पे विड्थ बहुत ही मिनिमम हो जाएगी सर्कुलर में, तो इसका जेड कम होता है। एंगल की बात करें तो देखो एंगल में भी यही है, सेम है ना। एंगल में एक साइड पे तो दिख रहा है हमें क्या कि हाँ एक साइड में तो ज्यादा मास है, ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो इस तरफ तो मास ज्यादा दिख रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ मास कम है। एच में तो और ही उल्टा है, एच में क्या देखने को मिल रहा है कि यार हमारा जो एच है उसमें न्यूट्रल एक्सिस पे ज्यादा एरिया ज्यादा मास, न्यूट्रल एक्सिस से दूर कम मास। सो ज्यादा आई किसका होगा, सबसे ज्यादा आई किसका होगा, देखो आई फॉर आई सेक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा आई फॉर द एल सेक्शन, फिर किसका होगा आई फॉर द एच सेक्शन, क्योंकि एच में तो चलो तो भी थोड़ी विड्थ है ये वाली, है ना, सर्कुलर में तो बिल्कुल भी विड्थ नहीं है। सो आई फॉर द सर्कुलर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इवन आपने स्क्वायर और सर्कुलर को भी कंपेयर किया था तो भैया स्क्वायर में देखो जरा, स्क्वायर में क्या इधर विड्थ ज्यादा है ना, विड्थ ज्यादा मतलब ज्यादा मास ज्यादा एरिया एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। सो स्क्वायर इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर था एज कंपेयर टू सर्कुलर। आई होप शायद अब थोड़ा सा आप ओवरली भी समझ पाएंगे। आंसर क्या है यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन का, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर प्रीडोमिनेंटली सब्जेक्टेड टू। भाई बीम हम सभी ने इसके पहले बहुत बार बनाई हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज द बीम। लोड जनरली कैसा दिखाया जाता है, ऐसा, ऐसा मतलब क्या, बीम की लेंथ के परपेंडिकुलर, हाँ ना। सो बीम की लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब लोड इज कैसा होता है, ये लोड, दिस इज ट्रांसवर्स लोड, दिस इज योर ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular beam of uniform strength and subjected to a bending moment m has a constant width। देखो जरा, सबसे पहली बात स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, मतलब सभी जगह पे जो स्ट्रेस आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर स्ट्रेस की बात करें m बाय z होता है ना। z की बात करें तो z क्या होता है सर, बी डी स्क्वायर बाय 6 होता है फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6m बाय बी डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी फिलहाल कि विड्थ को कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट विड्थ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू बी 6m बाय बी डी स्क्वायर, मतलब डेप्थ वेरी करेगी भाई, अगर बी वेरी नहीं कर रहा है तो डेप्थ वेरी करेगी। सो डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी और 6m बाय सिग्मा और साथ में आ जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। इसका ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट। क्लियर, क्या देखने मिल रहा है, दैट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। लेकिन अगर मान लीजिए इसी का उल्टा कभी पूछा होता, हो सकता है आगे पूछ ले कि भैया कांस्टेंट डेप्थ वाला केस पूछा होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस केस में विड्थ को वेरी करोगे। तो अगर विड्थ को वेरी कर दिया आपने तो ये 6m बाय बी डी स्क्वायर अभी भी है ना, लेकिन अब विड्थ वेरी करनी है तो b इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी 6m बाय सिग्मा डी स्क्वायर, यस और नो। तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाता है। अभी फिलहाल क्या पूछा है, डेप्थ का प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, तो डेप्थ की प्रोपोर्शनलिटी क्या है,
अंडर रूट ऑफ m, दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि भाई assumption इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग क्या है? क्या मटेरियल्स होमोजीनियस होते? बिल्कुल सर, सभी लोकेशन पे सभी पॉइंट्स पर मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है ना। सबसे पहला assumption हम यही मानते हैं सॉम में। दूसरा बोलते हैं कि भैया मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, हाँ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम सेम है ना, अलग अलग नहीं है, प्रॉपर्टी डायरेक्शन वाइज चेंज नहीं होती है। सो दिस इज ऑल्सो सेम। थर्ड assumption यहाँ पर बोल रहा है यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। इसीलिए अगर आपका स्ट्रेन का डायग्राम लीनियर बन रहा है इस तरह से, तो स्ट्रेस का डायग्राम भी जो है उसका भी स्लोप चेंज नहीं होता। वैल्यू जरूर चेंज कर सकती है ना, लेकिन स्लोप चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये हाँ हम लोग अगर लिख पा रहे हैं, इसका मतलब टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही ई की वैल्यू सेम होती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और अगर तीनों के तीनों ही सही है तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, इसी के अलावा एक और यहाँ पर assumption आता है दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका इन्फरेंस बहुत बार, कंक्लूजन बहुत बार पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है कि भैया जो पर्टिकुलर सेक्शन, अगर मैं सेक्शन कट करता हूं बीम में, तो वो सेक्शन एज इट इज रहता है, प्लेन ही रहता है इवन आफ्टर बेंडिंग। तो इसका इन्फरेंस क्या है? दैट स्ट्रेन इज लीनियर। ठीक है, इन्फरेंस यहां पर याद रख लीजिए। बाकी ऑब्वियसली बात है, डिटेल में इस पर्टिकुलर assumption को आपने पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर बोलता है कि भैया स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट करना है एक सर्कुलर लॉग से। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर सर्कुलर लॉग। ठीक है, सर्कुलर लग रहा है? हाँ सर, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय मान लेता हूं कि यहां से आपने एक सर्कुलर लॉग में से ये रेक्टेंगुलर एक बीम कट की है आपने। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज बी, दिस इज योर स्मॉल डी, और एक डायमीटर होगा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ द लॉग इज कैपिटल डी। तो सबसे पहली बात आप क्या बोल सकते हो? बी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी कैपिटल डी स्क्वायर। भाई कोई भी एक ये वाला ट्रायंगल उठा लो ना आप, क्या दिख रहा है? कैपिटल डी इज द हाइपोटेन्यूस, है ना। ठीक है, चलो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट निकालना है, इसका मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर द बीम। तो भैया जेड फॉर द बीम होगा क्या? दैट इज इक्वल टू बी बी डी स्क्वायर बाय 6, है ना। अच्छा, डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एज इक्वल टू बी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर बाय 6, हाँ या ना। ठीक है सर। सो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया हमारी बीम कैसी है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि z शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? डी जेड बाय डी बी की वैल्यू 0 कर दो, है ना। और अगर ऐसा करूं मैं, यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो क्या बचेगा? देखो, डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी 0, है ना। सो यहां से क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाय 3। हमें क्या पूछा है? हमें तो खैर अभी जो पूछा है वो तो आई नहीं। बी इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा? रूट डी बाय 3। ठीक, क्लियर। अब सर अगर ये चीज क्लियर है, तो अब यहां से ये भी बताओ कि भैया स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल डी विल बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 3, दैट इज 2d स्क्वायर बाय 3। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2 बाय 3 इनटू कैपिटल डी। हमें क्या पूछा? हमें पूछा है रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ। ठीक है, विड्थ टू द डेप्थ मतलब ये पूछा है स्मॉल बी बाय स्मॉल डी। जो पूछा है वो तो सबसे आखिर में आ रहा है भाई, मतलब पूरी कैलकुलेशन, सारी डेरिवेशन समझ ली, आप लोगों ने कर ली, उसके बाद वाला जो रिजल्ट है ये पूछा जा रहा है। वैसे मेरे हिसाब से आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट याद रख लो। अब देखो जरा इधर, ये क्या आ जाएगा? रूट डी बाय 3। ठीक है, अच्छा, रूट डी बाय 3 पूरे के पूरे में ही है, गलत कर दिया मैंने यहाँ पर लिखने में। ठीक है, दिख गया होगा वैसे गलती क्या करी है सर ने, समझ में तो आ ही चुका है। डी बाय रूट 3 लिखना चाहिए था सर, है ना। चलो, कर दिया करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आई होप शायद आप लोगों ने पहले ही नोट कर लिया होगा, है ना।
चाहता हूं मैं कि आप लोग मेरी गलती नोट कर पाओ, इतनी समझ आप में भी डेवलप हो जाए कि यार टीचर भी कभी गलत हो जाए ना और पॉइंट कर पाओ आप, है ना। बट आई होप शायद अभी तक यहाँ पर सही है, कोई गलती नहीं हुई है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है मैंने अभी तक सारे सही सॉल्व किए हैं, है ना। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी स्टेप में बीच में गड़बड़ हो। सो क्या लिख दूंगा इधर, √2/3 इंटू डी। तो क्या लिख दूं, √3, सॉरी इधर आ जाएगा √3/√2 इंटू √3। तो ये आ गया 1/√2, है ना। और 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी 0.707। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते चलो, फॉर बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ द डेप्थ इज कांस्टेंट देन। देखो भैया ये सेम क्वेश्चन मैंने दिया था आपको अभी अभी, देखो जरा सेम क्वेश्चन। अगर विड्थ की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है ना। विड्थ की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और जेड की बात करें विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और जो डेप्थ की बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m फॉर द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या पूछा है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रही बात, डेरिवेशन मैंने पहले करवा दिया आपको। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अगले वाले क्वेश्चंस में हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जो रिपीट हो रहे हो, तो ऐसा घबराना मत। देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो, कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट विड्थ ऑफ अ कैंटिलीवर of length L of a uniform strength with a loaded distributed load of with a uniformly distributed load of W। यूडीएल दिया गया ना कि पॉइंट लोड, तो मैंने खैर पॉइंट लोड बना दिया था, कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल दिया है, तो इसमें ये बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज WL²/2, ये तो सब जानते हैं, है ना। सो दिस इज योर M। पूछा क्या गया है सर, पूछा गया है कि भैया ये बता दो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की अगर मैं बीम बनाता हूं तो हमारे फ्री एंड पे अगर डेप्थ को, फ्री एंड पे किसको 0 रखा है, W विड्थ, नहीं नहीं पहले शुरुआत में लिख विड्थ की वैल्यू, ये लिखी विड्थ ऑफ द कैंटिलीवर वेरीज फ्रॉम 0। ठीक है, बाकी बीच में कुछ पोर्शन दिया हुआ है जो कि काम का जरूर है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करना भी जरूरी था आपको क्वेश्चन समझने के लिए। So width varies from 0 at the free end to dash at the fixed end। dash at the fixed end वो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो अभी चलो जरा, सिग्मा का फॉर्मूला अगेन m/z, है ना। m की वैल्यू WL²/2, z की वैल्यू BD²/6, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, WL² ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा BD²। पूछा क्या गया था, पूछा गया था विड्थ की वैल्यू। सो विड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3WL²/B, बी नहीं, सिग्मा इंटू D²। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3W, ठीक है, ये WL², दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू पॉइंट लोड, क्योंकि वही सेम पॉइंट लोड यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप करेगा, लिखा है सेम पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन। तो भैया मिड स्पैन पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं लोड अप्लाई करता हूं और यहां जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आता है इस पर्टिकुलर बीम में, अगर यही सेम बेंडिंग स्ट्रेस, ये लिखा है इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस, कौन सा वाला टेंसाइल स्ट्रेस, कि अगर यही पर्टिकुलर बीम को मैंने इस तरह से खींचा होता तो जो स्ट्रेस आता वो अगर दोनों के दोनों स्ट्रेसेस इक्वल है तो, है ना। तो स्ट्रेस इस वाले को मैं लिख देता हूं एज इक्वल्स टू बी, और इस स्ट्रेस को क्या लिख दूं, सिग्मा लिख देता हूं, चलो ठीक है, इन टेंशन। ठीक, दोनों इक्वल होने चाहिए, लिखा भी है। तो बेंडिंग वाला स्ट्रेस कितना होता है, दैट इज m/z, और सर ये खींचने पर जो स्ट्रेस आता है वो कितना होता है, दैट इज लोड अपॉन एरिया, है ना, W/A। यस और नो, लोड इज, चलो लोड को मैं P लिख देता हूं, अदरवाइज W से कई बार स्टूडेंट ना वेट समझने लगते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। M बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है,
दैट इज WL/4। सीधा लिख देते हैं WL/4। Z की वैल्यू BD²/6। लोड की वैल्यू W लिख देता हूं और एरिया, ओके यहाँ पर सर्कुलर बोला था, ध्यान रखना, तो Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बी πD³/32। एरिया की वैल्यू πD²/4। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करा जाए। क्या आ जाएगा देखो जरा, WL इधर आ जाएगा 8 by πD³ should be equals to be 4 times of W into πD²। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, एक बार कैंसिल आउट कर देते हैं, जो भी कुछ कैंसिल हो सकता है ना। तो ये आ जाएगा 2 into L अपॉन D इज इक्वल्स टू बी, ये देखो W और W तो कैंसिल आउट हो गया, और बस इस तरफ बचेगा यहाँ पर 1, है ना। पूछा क्या गया था, पूछा गया था लेंथ टू डायामीटर। सो लेंथ टू डायामीटर रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिख गया ना आंसर। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है 2018 का है, बोलता भैया बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर। बिल्कुल सही बात है यार, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। जीरो कहां होता है, जीरो होता है एट द न्यूट्रल एक्सिस, जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस, तो बिल्कुल सही लिखा है ना। और मैक्सिमम होता है एट द आउटर फाइबर, ये आउटर फाइबर है, आउटर फाइबर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये सही लिखा है एकदम। सेकंड फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी है। shear stress is 0 at the outer fiber and maximum at the neutral axis। देखो shear stress का वैसे भी ये चैप्टर के आगे आने वाला है आपका shear stress, लेकिन shear stress का वेरिएशन अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह का होता है, 0 होता है एट आउटर फाइबर्स, बिल्कुल सही बात है ना। और मैक्सिमम होता है कहां, एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, सो दिस इज स्मॉल q मैक्स, ये भी सही हो गया, है ना। थर्ड क्या बोलता है, दैट बेंडिंग स्ट्रेस एट द आउटर फाइबर इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि सर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, है ना। और ये जहां मैक्सिमम होंगे वहां पर शीयर स्ट्रेस क्या दिख रहा है, 0। तो ऐसा प्लेन जहां पर शीयर स्ट्रेस 0 उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। और उसी पर्टिकुलर प्लेन पे एक्ट करने वाले नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। सही बात है ये भी। ठीक है, वापस से बोलूं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, सुनो। जिस प्लेन पर शीयर स्ट्रेस ना हो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। सो अगर आउटर फाइबर पे शीयर स्ट्रेस 0 है तो इस आउटर फाइबर वाली प्लेन को क्या बोलते हो, प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसीलिए बेंडिंग स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बुलाया जा सकता है। सभी सही है, मतलब आप टिक कर दो ऑप्शन नंबर डी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखकर यहाँ पर शायद कुछ कुछ होने लगा होगा आपको, क्या यार सर ऐसा कुछ करा इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। देखो जरा, ये लिखा भी है UDL, है ना, विड्थ को कांस्टेंट रखा है, डेप्थ के लिए आपको इक्वेशन पूछ रहा है और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बातें भी कर दी है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी बताओ, यूडीएल है कैंटिलीवर में। ठीक है, तो कैंटिलीवर में अगर यूडीएल हो तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यहां अगर यूडीएल लगा हो सो व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज इक्वल्स टू बी WL²/2, हाँ या ना। और आपको ये पता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू बी होता है M/Z। सो सिग्मा की वैल्यू होगी M, दैट इज WL²/2। चलो पूरा अभी अलग अलग लिख देते, बाद में मिक्स करेंगे। एंड Z की वैल्यू क्या होती है, BD²/6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू WL²/B/D² इज इक्वल्स टू बी सिग्मा। पूछा क्या है, विड्थ को कांस्टेंट रखना है, डेप्थ का वेरिएशन पूछ रहा है। तो डेप्थ का वेरिएशन में के लिए क्या करोगे, D² इज इक्वल्स टू बी 3WL²/B इंटू सिग्मा। अंडर रूट कर दो सर, है ना। सो यहां से फाइनली क्या मिल जाएगा, D इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ 3W/B सिग्मा, और ऑब्वियसली बात है इंटू L, अलग लिख देते हैं। L² था तो उसका अंडर रूट करेंगे तो L आ जाएगा बाहर। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 3W वाला, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया सेक्शन मॉड्यूलस कंपेयर करना है ऑफ स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी एंड सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी। ठीक है भैया, तो z ऑफ सर्कुलर कितना होता है, दैट इज पाई डी क्यूब बाय 32 जानते हो। z ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर नहीं बी क्यूब बाय 6। रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा सर, पाई बाय 32 और इधर आ जाएगा 1/6 और इधर लिख देता हूं डी क्यूब बाय बी क्यूब को अलग। ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, 3π/16 और बाकी डी क्यूब बाय बी क्यूब, है ना, ये बन गया रेशियो। अब देखो जरा कोई ऑप्शन में दिख रहा है ये 3π/16, so दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो रेशियो पूछा गया था। हाँ, यहाँ पर बी और डी अगर इक्वल इक्वल होते तो ये वाला आंसर आता, बाकी इसके अलावा खैर कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच ही नहीं करता। तो इसलिए ये मत बोलना सर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी लिखना होता था या फिर बी क्यूब बाय डी क्यूब भी लिखना होना चाहिए था, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में मैं टिक नहीं करूंगा। अरे भाई यार, ऐसा ईगो लेके कहाँ जाओगे, तुम्हें तो मार्क्स चाहिए ना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है क्वेश्चन में और आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही होना चाहिए और थोड़ा बहुत भी कुछ मैच कर रहा है तो टिक करके आओ, है ना। आपके कंसेप्ट गलत नहीं है, ये बात भाई आपको भरोसा होना चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन टिक कर दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि भैया देखो सिलेक्शन उसी का होगा जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक निकालने बैठ जाएगा, तो वो काम नहीं करना। ठीक है, आपको आंसर पे टिक जरूर करना है। हाँ, मिस्टेक अगर पता है तो अच्छी बात है, आप टिक कर दो एग्जाम में और उसके बाद आके वापस से चेक कर लो कि यार कुछ मिस्टेक थी क्या क्वेश्चन में। अगला देखते हैं जरा, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ और डेप्थ का रेशियो पूछ रहा है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द सेम लोड। भैया क्या बोल रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम आएगा दैट इज इक्वल टू बी द स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल लोड। ठीक है ना। तो अभी ये बताओ, ये बेंडिंग यहाँ पर हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आएगा बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर एक पॉइंट लोड लगा होता है तो हम सबको पता है बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम WL/4, है ना। सो इधर लिख देता हूं M/Z इज इक्वल टू बी लोड अपॉन एरिया। M की वैल्यू पता है WL/4, Z की वैल्यू कैसा है यहाँ पर सेक्शन हमारा, सर डेप्थ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, लेंथ एंड डेप्थ पूछ रहा है, इसका मतलब ये है एक रेक्टेंगुलर। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD²/6। लोड को मैं W ही लिख देता हूं और एरिया हम लोग को पता है रेक्टेंगुलर के लिए होता है B/D, W कैंसिल आउट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 3L/2D इज इक्वल टू बी 1। ठीक है ना, W/BD कैंसिल आउट कर दिया। पूछा क्या है, लेंथ और डेप्थ का रेशियो। सो लेंथ 2D इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, 2/3। 2/3 मतलब कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टील प्लेट सैंडविच्ड रिजिडली बिटवीन टू टिम्बर जॉइस्ट D×B/2 इन सेक्शन। भैया एक हमने क्या करा, एक स्टील प्लेट को सैंडविच करा है। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर स्टील प्लेट, दिस इज योर स्टील प्लेट। अच्छा चलिए, स्टील प्लेट जो है उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। लेट अस सपोज दैट दिस इज योर स्टील प्लेट, है ना। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर साइड में है, दिख रहा है कि सर इसके अलावा यहाँ पर हमारी वुडन जॉइस्ट भी है। सो ये है हमारी वुडन जॉइस्ट, है ना। वुडन जॉइस्ट क्या बोल रहा है वुडन जॉइस्ट के बारे में कि सर ये जो वुडन जॉइस्ट है इनके भी डायमेंशंस दे दिए गए हैं हमें। क्या डायमेंशन दे दिया, देखो ये है वुड, ठीक है, और बीच में क्या है, दिस इज योर स्टील। ठीक है, स्टील का डायमेंशन क्या दिया है, D×B। सो दिस इज योर B एंड दिस इज योर स्मॉल d। बाकी वुडन वाले का दिया है कैपिटल D और ये डिस्टेंस दे दिया है B/2। दो है ना, सैंडविच बोला है बाय 2 टिम्बर जॉइस्ट, तो वुडन बोल दो या फिर टिम्बर जॉइस्ट बोल दो।
बात एक ही है यार, आई होप शायद समझ गए होंगे, टिम्बर मतलब वुड, है ना। तो बोल रहा है कि भैया ये बता दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेम मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा इन टिम्बर एंड स्टील विल बी। भैया एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम। एम इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी सिग्मा इनटू जेड, हाँ या ना। अब इस केस में यहां पर अगर मैं इसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो ध्यान रखिएगा कि एक मॉड्यूलर रेशियो आप डिफाइन करते हो विच इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वुड, ठीक है। और विड्थ ऑफ स्टील को आप इंक्रीज कर दोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद दिस मॉड्यूलर रेशियो। दैट मीन्स इसी को आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। So this is your steel and this is your timber joist, ठीक है। आई होप शायद अभी समझ में आएगा। रुको देख, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। डायग्राम तो चलो कंप्लीट हो गया है, अब वापस से कलर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टील। तो स्टील की जो आपने यहाँ पर विड्थ है ना वो आपने बढ़ा दी ताकि सेम पूरा का पूरा सेम मटेरियल का बन जाए। कितने से बढ़ाई? एम से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दी, तो ये हो गया एम इंटू बी, ठीक है ना। बाकी ये डिस्टेंस तो पता ही है, दैट इज बी बाय 2 है, ठीक है। तो इस केस में अब चलो फटाफट यहां से ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज स्मॉल डी, ठीक है। बाकी ये डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट इज कैपिटल डी। तो इस केस इसका आप निकाल दो, क्या इसका आप निकालोगे अपना जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या होती है? आई बाय वाई। आई की वैल्यू क्या होगी बताओ सर? बी डी क्यूब बाय 6 हो जाएगी हमारे लाल वाले की, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक वाला मतलब जो स्टील दिख रहा है उसका क्या है विड्थ? दैट इज एम इंटू बी। डेप्थ कितनी है? स्मॉल डी, है ना। लेकिन सर व्हाट इज द मैक्सिमम वाई? क्योंकि जेड क्या होता है? आई बाय वाई मैक्स। तो मैक्सिमम वाई क्या होगा? मैक्सिमम वाई होगा ये, कितना है ये? तो दिस इज कैपिटल डी बाय 2। तो दिस इज कैपिटल डी बाय 2। क्लियरली समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने ऊपर जेड लिखा था, ध्यान रखना, ऊपर सॉरी आई लिखा था, तो आई लिखा है तो भैया 12 कर देना, तो वो 6 हो जाएगा कैंसिल आउट होकर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बाय 6 तो आना चाहिए नीचे, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है ना। बाकी क्यूब आना चाहिए था, ना कि स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग? क्या मटेरियल नॉट होमोजीनियस होता है? सर होमोजीनियस होता है। ये नॉट लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है ना। ई की वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन में अलग अलग होती है, नहीं सर सेम होती है, ये हम एज्यूम करते हैं, तो ये भी गलत है। और बीम मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट डज नॉट ऑबे हुक्स लॉ। अरे भैया हुक्स लॉ ऑबे नहीं करता ना, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भी नहीं बोल पाते हैं, जबकि वो हम बोलते हैं, इसका मतलब ये भी असम्पशन नहीं होता। बीम इक्विलिब्रियम में है, हाँ भाई बिल्कुल बीम इक्विलिब्रियम में है, तो ये हमारा असम्पशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया सर्कुलर शाफ्ट है, डायमीटर डी, जिसमें अगर टॉर्क भी लग रहा है टी और बेंडिंग मोमेंट भी है एम, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ, मैक्सिमम स्मॉल क्यू फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बी और टी बाय जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस। टी इज द टॉर्क, जेड पी की वैल्यू आई पी बाय मैक्स, है ना। So that is equals to be by d cube by 16. So that is equals to be 16 t by pi d cube, है ना। आप अगर ये टॉर्जन वाला जब चैप्टर पढ़ते हो तो ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसी के अलावा अगर मैं एफ मैक्स की बात कर लूँ, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की, तो वो क्या होता है? एम बाय जेड, है ना। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू बी एम बाय पाई डी क्यूब बाय 32। तो दैट इज इक्वल्स टू बी 32 एम बाय पाई डी क्यूब। पूछा क्या है? पूछा गया है सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। क्या आ जाएगा? 16 टी बाय पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 32 एम बाय पाई डी क्यूब। रेशियो ले लो भैया, रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा? टी बाय 2m। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि भैया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी विड्थ दे दी है बी, डेप्थ दे दिया है डी, लेंथ दे दिया एल, कंसंट्रेटेड लोड लगा है ऑफ 200 किलो न्यूटन। तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, इधर लगाएगा लोड डब्ल्यू और इसकी अगर लेंथ है एल, तो आप सभी जानते हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू एल बाय 4। अच्छा, डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर दे दी है 200, एल बाय 4, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 50 एल। ठीक, फिर आगे बोलता है कि भाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होती है एम बाय जेड, सो 50L बाय बी डी स्क्वायर बाय 6 है ना, तो बी डी स्क्वायर बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 300L बाय बी डी स्क्वायर। यही तो पूछा गया था यार, कौन सा बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत थी। इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, कौन सा ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कई बार क्वेश्चन को देखकर आप लोग घबरा जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं जाते आप, तो भैया प्रैक्टिस ना करी हो एग्जाम के पहले तो वो गलती किसकी है, आपकी है। करो यार प्रैक्टिस, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे क्वेश्चन है, आप ही का वेट कर रहे हैं, है ना। चले अगला लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2020 का, बोलता भैया कौन सा एजम्पशन बनाया गया था अपनी थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में, क्या स्ट्रेस डायग्राम, क्या स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है। अच्छा, इन्फ्रेंस पूछा गया किसका, दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, इसका इन्फ्रेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्ट्रेन लीनियर होता है। ठीक है, स्ट्रेन लीनियर होता है, इसका इन्फ्रेंस मैं आपको बता चुका हूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, और मिलते चलिए अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।